बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो। आप सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। मोदी जी जाकर स्पीच दे रहे हैं, हम लोग तो घूसपटिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। अरे सुनो तो, बोल बोल क्या करते हो भैया। नहीं बोलता हूँ मैं, झूठ बोलने की आदत आपको है। खड़गे साहब आपका समय आएगा। चलिए सुनता रहिए, सुनता रहिए, सुनता रहिए। अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। डिबेट वंदे मातरम का हो रहा है, भारत की इकोनॉमी पर नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये अनपढ़ हैं। मान्यवर मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। आज संसद से दिखाने और सुनाने को काफी कुछ आया। 2 सदन, 2 कहानियां और कई किरदार। इन किरदारों ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए, तीखे तंज कसे और इन सब के बीच थोड़ा सा समय निकाल कर एक दूसरे की मौज भी ली। किसी ने अमित शाह को चाणक्य कह के मजे लिए तो किसी ने कांग्रेस की हार का कारण एक श्राप को बता दिया। आज सत्ता पक्ष तो एकजुट दिखा, लेकिन विपक्ष में थोड़ी फूट नजर सी आई। अखिलेश यादव सिर्फ बीजेपी को नहीं घेर रहे थे, उनके निशाने पर कांग्रेस भी थी। इन सब के बीच कुछ मांगे भी उठी, जैसे बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम की जांच हो और चुनाव लड़ने की उम्र 18 या 21 साल हो। काफी कुछ है दिखाने और सुनाने को, तो यहाँ बातों की जलेबी नहीं बनाते हैं, शो में सारी कहानी आपको दिखाते हैं। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और ये है संसद में आज। वंदे मातरम के बाद आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा होनी थी। इस चर्चा में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण से लेकर ईवीएम की विश्वसनीयता, राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुमनाम चंदे तक पर हर पहलू पे बात होनी थी। इसके लिए सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। प्रश्नकाल में किसान और नक्सल उन्मूलन से जुड़े मुद्दे पे सवाल जवाब किए गए। इसी दौरान विपक्षी सांसदों को स्पीकर ने टोका। वजह थी कि सांसद सदन के अंदर बिना इजाजत कुछ खा रहे थे। माननीय सदस्यगण, यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत रखो, बंद करो थैलियां। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की बात कर रहा हूँ, जिनके कारण खाना पीना होता है। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इधर खा रहे खा भी इसलिए रहे हैं कि किसान पैदा कर रहा है और हम बीजों की नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं खा रहे। अब ये विशेष क्या खा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। प्रश्नकाल के बाद उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने इंडिगो संकट को लेकर सदन में जवाब दिया। उन्होंने इंडिगो संकट पे सरकार की ओर से उठाए गए कदम गिनाए। All other airlines continue to operate smoothly across the country and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. Refunds, baggage tracing and passenger support measures remain under continuous supervision by the ministry. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. मंत्री के जवाब के बाद अचानक से विपक्ष की ओर से हंगामा और नारेबाजी होने लगी। शोर के बीच चुनाव सुधार पे चर्चा को आगे बढ़ाया गया। पहले वक्ता थे कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी। चुनाव आयोग के कामकाज और ईवीएम पे सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि बैलेट पेपर से चुनाव किए जाने चाहिए। बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। पर मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेंबली क्षेत्र जहां पे एसआईआर हो रहा है, उसके कारण क्या है वो सदन के पटल पे रखने चाहिए। देश को ये जानने का हक है कि ये एसआईआर किस तरह से करवाया जा रहा है। इस देश में बहुत लोगों को ये चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकते। और जब आवाम का भरोसा
लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। लोगों में आशंका है, इसको हल करने के दो ही तरीके, या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो से बढ़िया सोल्यूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का चयन करने का कानून बदली है, उसमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल कीजिए राज्यसभा के, और नामजद तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कीजिए। जब बैलेंस रहेगा तभी तो क्या कहते हैं खेल ठीक होगा ना। और दूसरा, ये एसआईआर बंद कीजिए। देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ व्हिच अलाउज द एसआईआर टू गो अहेड। कि ये जो सरकारी पैसे से जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चुनाव से पहले होते हैं, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। अब बारी थी सत्ता पक्ष की। बीजेपी की ओर से बोलने उठे बिहार के पश्चिमी चंपारण से सांसद संजय जायसवाल। कहा कि चुनाव से पहले विपक्षी नेता विदेश घूमते हैं और फिर हार जाते हैं तो दोष एसआईआर को देते हैं। इन लोगों की स्थिति देख करके मुझे एक शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि असरानी ने कहा था कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे। तो ये कभी सुधरने वाले नहीं है, ये सारा दोष ईवीएम को देंगे, एसआईआर को देंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे, और हमारे लिए यह अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और बंगाल में इस बार कमल खिलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जा करके 15-15 दिन बिहार में जाके बैठा था, आपका नेतृत्व जाकर पर्यटन कर रहा था, विदेश का दौरा कर रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी 12 वर्षों में एक दिन विश्राम नहीं किए हैं, और आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह कभी बैंकॉक घूमते हैं, कभी कोलंबिया घूमते हैं, कभी कंबोडिया घूमते हैं, और आप सोचते हो कि आप भाजपा से चुनाव जीत जाओगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। आप कभी हमसे एक चुनाव नहीं जीत पाओगे। संजय जायसवाल के बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बारी आई तो उन्होंने चुनाव आयोग पे पक्षपात और धांधली के आरोप लगाए। अलग ये रहा कि आज निशाने पर बीजेपी के साथ कांग्रेस भी खूब थी। जब हम ये बात समझ गए कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, अध्यक्ष महोदय, ये जो नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, या ना बोले तो अच्छा ही है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, पर अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह है अखिलेश जी से। अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ जानकारी रखते हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये अनपढ़ इसलिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो घटनाएं मैं बता रहा हूं, मैंने एक एक घटना इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, एक एक वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिया है, एक एक पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अगर एक भी कार्रवाई की हो तो मुझे बता दें, अगर ये जानते हो। एक समय था जब हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे, और एक समय आ गया कि जब हम आपसे लड़ रहे हैं चुनाव, कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूं। एक समय था अध्यक्ष महोदय, मैं 5 लोकसभा का सांसद था यहां। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर करके सबसे 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी आई। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी है निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है? कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले। दूसरा कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास, हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय। अखिलेश यादव के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी बोलने के लिए उठे। इससे पहले वो अपनी बात शुरू करते स्पीकर ओम बिरला ने उनकी चुटकी ली। स्पीकर ने कहा कि कल्याण बनर्जी आज सूटेड पहुंचे हैं, टाई भी लगाई है। इस पर बनर्जी भी मुस्कुरा उठे। इसके बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू किया।
आज कल्याण वर्जी सूटेड में टाई आई भी लगा रखे हुए। थैंक यू द ऑनरेबल स्पीकर सर, एंड आई एम ऑब्लाइज्ड। सूटेड और टाई के हिसाब से बोलोगे ना आप। I am obliged that you are holding the chair. अभी मोदी जी डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन कमीशन। मेरा वोटर कौन कौन होगा मुझको वोट देने के लिए वो डिसाइड कर दो, वो डिसाइड कर दो भाई। Then is a constitutional body. And I think so. Sir, yes, election commission. Sir, so many persons have said nobody raised objection. You are raising an objection. थोड़ा हम है बोल के ऑब्जेक्शन मत कीजिए सर। चलिए सुनता रहिए। बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाके स्पीच दे, अरे हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब एफआईआर हुआ एक घुसपैठिया नहीं मिला। अरे घुसपैठिया नहीं मिला उनको। अरे घुसपैठिया लेके क्या करेगा? Where is the foreigners? You have failed to discharge your duties. This BJP is basically a Bengali hater. Bengali hater. That is the reason. कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, टीएमसी सही ये सब बोल चुके थे तो बारी आई एनसीपी, शरद पवार गुट की। सवालों के घेरे में चुनाव आयोग था और निशाने पे सत्ता पक्ष। महाराष्ट्र के बारामती की सांसद सुप्रिया सुले जब बोलने के लिए उठी तो आरोपों की झड़ी लगा दी। हमारी तो इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में तो है ही नहीं मैडम, है होगी तो हमें तो पता नहीं कहा है। हम जाते मिलते नील बाय माउथ है ना जिप, उन्होंने मौन व्रत रखा है, एक चीज नहीं बोलते। उसे तो प्रधानमंत्री जी से विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि आप देश को एक दिशा देख रहे, आप ही की सरकार महाराष्ट्र में कुछ और ही करे जा रही है। सिर्फ गलतियां निकालने के लिए हम नहीं है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हम सब सोचेंगे और देश के हित के लिए, अगली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करेंगे हम। इसी के लिए तो यहाँ चुन के आते हैं, एक दूसरे के लिए सिर्फ टिप्पणी करने के लिए नहीं आते हम यहाँ, ये क्रिटिसिज्म के लिए नहीं आते। लेकिन अगर पारदर्शिता से जो भी इलेक्शन कमीशन हो वो फेयर हो, जस्ट है, इतनी हमारी मांग है। सर हम पे भी बहुत सारे आरोप होते हैं कि हम परिवारवाद, मैं तो हूँ परिवारवाद और मुझे अभिमान है कि मैं परिवारवाद हूँ। जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया उसके लिए मैं तो बहुत भाग्यवान समझती हूँ खुद को, और मुझे कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि लोगों से चुन के आते हैं हम कॉपी करके पास नहीं। 4 बार लोकसभा में बहुत सारे हम परिवारवाद यहाँ है, लेकिन उससे भी ज्यादा परिवार अभी उस साइड है, मैं उसके लिए नहीं बोलने वाली। जीत का अहंकार नहीं होना चाहिए और हार का दुख भी नहीं होना चाहिए। एक सशक्त लोकतंत्र अगर रखना हो तो वो नियम कायदे से चलेगा, किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ही चलेगा। आरोपों के आगे और भी बातें हुई। एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने एक दावा किया, कहा कि कांग्रेस हर जगह इसलिए हार रही है क्योंकि बाबा साहब का श्राप लगा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ईवीएम पर आरोप लगाते लगाते 95 चुनाव हार चुके हैं। हिंदी फिल्मों में एक डायलॉग है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। पोस्टर बार बार फट रहा है मगर हीरो नहीं, हार निकल रहा है। और सही भी है, हार ही निकलेगी क्योंकि जब राजनीति को वर्क फ्रॉम होम की तरह चलाएंगे तो हार ही निकलेगी। घड़ी में अब समय हो चला था 4:12 का। चुनाव सुधार पर बोलने की बारी थी नेता विपक्ष राहुल गांधी की। आज कुर्ता पजामा पहने राहुल गांधी जब बोलने के लिए उठे तो हिंदी में नहीं बात की, अंग्रेजी में बात की और ये कहा that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from there. So the project after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. These are uncomfortable truths, but they have to be spoken. Speaker sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case.
Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ सर। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस का नाम नो एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। नेता विपक्ष की ओर से जैसे ही गोडसे और आरएसएस का जिक्र हुआ, सत्ता पक्ष के सांसद भड़क गए, हंगामा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगर वो विषय पर नहीं बोलेंगे तो वो सबका समय खराब कर रहे हैं। शांति से सुनना चाहते हैं और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है, इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। हंगामे और सत्ता पक्ष की आपत्ति के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फिर से अपना स्टैंड क्लियर किया। 3 सवाल पूछे। पहला, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से सीजीआई को दूर क्यों किया गया? दूसरा, सीईसी को कंट्रोल क्यों किया जा रहा है? और तीसरा, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए जाएंगे? इसी बीच कांग्रेस सांसदों की ओर से पोस्टर दिखाए जाने लगे जिस पर स्पीकर नाराज हुए। I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. Give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTVs, CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए, आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए, नहीं चलेगा। लोकसभा में एक और जहां चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही थी, दूसरी ओर राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। 1 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की। निशाने पर विपक्ष और सवालों के घेरे में फिर से इंदिरा और नेहरू। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है।
वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। मान्यवर मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते हैं। संसद का बहिष्कार अगर करना है, संसद का बहिष्कार न करे, संसद चलने दे, तो सब मुद्दों पर चर्चा होगी। हमें कुछ डरने जैसा नहीं है, छिपाने जैसा नहीं है। कोई भी मुद्दा हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। परंतु वंदे मातरम के गान की चर्चा को, वंदे मातरम के गान पर की चर्चा को टालने की ये मानसिकता ये नई नहीं। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। 1 मिनट में उनको बहुत समय दिया गया, अपने समय पर बोले ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका समय, खड़गे साहब आपका समय आएगा। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, 2 में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक। बैठ जाओ रामदास। अरे दिग्विजय जी, अब नौकरी पक्की है, इस आयु में क्या कर रहे हो भैया? अब नहीं जाएगी नौकरी। मान्यवर, अरे सुनो तो, बोल क्या करते हो भैया, मुझे सुनो तो। मान्यवर, सम्मानीय सदस्य जी ने कहा है कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाने के लिए स्टेटमेंट दिया है और संसद के वक्त बाहर चले गए हैं। मैं इसकी सूची आज शाम होने के पहले सदन के पटल पर रख दूंगा। अमित शाह ने नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लिया, जिसका जवाब देने के लिए विपक्ष की ओर से नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उठे। एक आरोप पर जवाब देने की कोशिश की गई। सही बोलता हूं मैं, झूठ बोलने की आदत आपको है। सर, मैं वंदे मातरम से शुरू करूं। वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो, क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा, वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। सर, वंदे मातरम नहीं गाने वाले अब शुरू किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद। और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो, हमको पैट्रियोटिज्म सिखाते हो। अरे पहले तो आप पैट्रियोटिज्म के नाम से डरते थे और सिर्फ सेवा करना ब्रिटिशरों का जानते थे। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहाँ गया था देशभक्ति? कहाँ गया था आपका देशभक्ति? कहाँ थे आप लोग? क्या देश के लिए कोई? अरे ये लोग, अरे पढ़ो, आपका इतिहास मालूम होता है। आप ना लड़े, कुछ भी नहीं, फुकट में आके बैठे हैं और आज ये बात बोल रहे हैं। और आजादी लाए हम तो इसीलिए ये लोगों को उसका ये मालूम नहीं है वैल्यू। संविधान को मानने वाले नहीं हैं और हमसे बार बार कहते हैं कि तुम क्या किए, तुम क्या करो। क्या तुम्हारे घर में नौकरी करना? क्या किए देश के लिए करे? हमारे लोग मरे, जेल में गए। हमेशा आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं, वो नामुमकिन है, वो सबसे ऊंचा है दुनिया
दुनिया में उसका नाम है। अब उतना ऊंचा आप कभी नहीं बन सकते, आप नीचे है, नीचे ही रहे। चर्चा चुनाव सुधार पर हो रही थी, लेकिन धीरे से मुद्दा बदल गया। खरगे ने रुपए की गिरती वैल्यू पर जैसे ही बात शुरू की, सत्ता पक्ष की ओर से विरोध हुआ। इसी विरोध के बीच में खरगे ने शाह को चाणक्य कहते हुए क्या चुटकी ली, वो जरा सुनते जाइए। किस मुद्दे पे? रुपए की कीमत जो घट रही है और डॉलर जो बढ़ रहा है कीमत उसका, उस वक्त क्या कहा मोदी जी ने? आपको तो मालूम होगा क्योंकि आप तो प्रमुख सलाहकार है और प्रमुख एग्जीक्यूटिव, प्राइम एग्जीक्यूटिव करने वाले नेता है, तो आपको तो पहला चाणक्य क्या, ठीक है, तो इधर भी एक चाणक्य बैठा, इधर भी। क्या आपके पास भी ऐसा ही हुआ? आप भी भ्रष्ट हैं। आप तो बोलते मैं पाक हूं, स्वच्छ हूं, कहाँ है? ये दर्शाता है इतना गिर गया। वो हिमालय से नीचे गिरने के बाद आदमी के टुकड़े भी नहीं मिलते, वैसा हो गया आपके हाथ। हमेशा बोलते हम कभी झुकेंगे नहीं, हमारी छाती 56 इंच की है। ठीक है, किसी का शरीर बड़ा होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है। जैसा कि मेरी हाइट ज्यादा है, मोदी जी की हाइट उतनी है, शाह साहब की जरा हाइट कम है, अलग अलग बात है। लेकिन आपकी 56 इंच छाती तो रहने दो, लेकिन इससे देश को क्या फायदा हुआ तुम्हारे छाती का? मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हर मुद्दे पर आपने जिन मुद्दों को कहा उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन डिबेट का एक लेवल है। वंदे मातरम का डिस्कशन हो रहा है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत एक्सपीरियंस है, इनको मालूम होना चाहिए कि डिबेट वंदे मातरम का हो रहा है, भारत की इकोनॉमी पर नहीं हो रहा है। अगर भारत की इकोनॉमी पर चर्चा करना है, हम तैयार हैं। आप सब्जेक्ट अलॉट कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन करने को तैयार है, आप कीजिए, लेकिन डोंट डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज वंदे मातरम। जब तक आपने वंदे मातरम के स्टैंडर्ड्स पर चर्चा की, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपने बाकी हिस्टोरिकल विषय रखे, हमने कोई चर्चा ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन जब आप वहां से इकोनॉमी की बात करेंगे, और ये अरे तुम्हारे कमियां गिन रहा हूं, आप तुम्हारे कमियां गिन रहा हूं। भागो मत। क्यों दलितों से नफरत है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या वह भारत माता के पुत्र नहीं है? भारत माता के और उनके देखिए कैसी विडंबना है, जो लोग कुछ नहीं कर पाए वही हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ, सदन शांत नहीं हुआ, माहौल में तल्खी बढ़ चुकी थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोलने के लिए उठे, अडानी का नाम लेकर सत्ता पक्ष पर देश बेचने का आरोप लगा दिया। ऊर्जा मंत्री हैं माननीय मंत्री जी AK शर्मा जी, उनके सामने व्यापारी लोग पहुंचे, उन्होंने कहा 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, व्यापार बर्बाद हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, हमको गर्मी में बिजली दे दो। मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, बजरंग बली की जय, और गाड़ी में बैठ के चले गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि आप नाकारे और निकम्मे हो जाइए और जनता को अंधेरे में रखिए, बिजली ना दीजिए? यह क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है? यह शिक्षा आपको भगवान श्री राम ने दी है? अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। यह मातृभूमि की वंदना, ये आपकी मातृभूमि की वंदना है। आप मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। ये मातृभूमि की, आज वंदे मातरम पे ही बात करूंगा सर। मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना
रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते। उनकी नौकरी 4 साल की कर दी अग्निवीर की। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वो 10 महीने में आपने दिल्ली की वो हालत कर दी, जहरीली हवा यहां पर आने लगी, दिल्ली को आपने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। अरे मैं एक मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है, कंक्लूड करिए सर। एक मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने, प्लीज खत्म कर रहा हूं प्लीज। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है, वो टेम्परेचर बता रही है। ये हालत है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। संजय सिंह के बाद विपक्ष की ओर से आरजेडी सांसद मनोज झा का मौका आया। शुरुआत हरिवंश राय बच्चन की कविता से हुई और अंत कश्मीर पर ट्रोलिंग की बात से। जिन ओहदेदारों को मलहम लगाना चाहिए वो नमक की बोरी लेके जख्मों पे छिड़कते हैं। इस देश में आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद में जिहाद करवा दिया गया, झगड़ा करवा दिया गया। I can love every God simultaneously, yet I want to remain in peace, in prosperity, seeking justice and getting it. चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, देश टुकड़ों में बट जाए, गलियों गलियों में नफरत की फसल हो, ये कौन सा वंदे मातरम है? मैं वंदे मातरम के माध्यम से कश्मीर पे बोलूंगा, शाम में मेरी ट्रोलिंग हो जाएगी। मैं नहीं बोलूं क्या? चुप हो जाऊं भय से, डर से? सर 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं ज्यादा वक्त, मेरे दूसरे स्पीकर हैं वो बोलेंगे, बस उसको 1 मिनट का वक्त दीजिए। मेरी बातें अधूरी रह गई हैं, लेकिन ऐसे अवसरों पर अक्सर होता है। सालगिरह जरूर मनाएं, गिरह का ध्यान रखें, वर्षगांठ जरूर मनाएं, गांठों का ध्यान रखें। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई से सबसे जरूरी बातें जो थी वो हम आपके लिए लेकर आए थे। आपके मुद्दों पर आपके प्रतिनिधि और क्या बोले, कुछ भी छूटेगा नहीं। दिल लंटॉप सब दिखाएगा आपको। बाकी पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की दलीलें भी आपने सुन ही ली। अब बारी है आपकी राय की। आपको किसकी चर्चा जो है, किसकी बातचीत सबसे अच्छी लगी, किसकी अच्छी नहीं लगी, किसके तर्क कुतर्क लगे, किसके तर्क सुतर्क लगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शो को तैयार किया था हमारी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे आलिश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।